हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है वायुमंडल संगठन व संरचना। ये अध्याय 14 है। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए, पहले इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले तापमान में विषमता के जो कारण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो धरातल पर स्थित वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है अक्षांशीय वितरण। कैसे? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सूर्यातप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सूर्य का टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है और ध्रुवों की ओर इसकी मात्रा यानी जो सूर्य की टेम्परेचर है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। 45 डिग्री अक्षांशों पर यह मात्रा विषुवत रेखा के तुलना में 75% रह जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं पर यह 50% और ध्रुवों पर 40% होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री उष्ण कटिबंध। इसके बाद 0 से आगे बढ़ेंगे यानी 23.5 डिग्री पर जो है ये एरिया शीतोष्ण कटिबंध है और 66.5 डिग्री पर शीत कटिबंध है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे शीत कटिबंध। ये विश्व के ताप कटिबंध है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, दूसरा है ऊंचाई। दूसरा कारण क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में यानी टेम्परेचर में गिरावट आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर में गिरावट आती जाएगी। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर औसतन 6.5 डिग्री जो है आपका तापमान घटता है। जैसे कि किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा पर स्थित है लेकिन अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह हिमाच्छादित प्रदेश है। इसी प्रकार गुआंगझाऊ जो कि चीन में है और कोलकाता दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु दोनों के तापमान में ऊंचाई की भिन्नता के कारण काफी अंतर है। तीसरा है स्थल व जल का प्रभाव। कैसे? तो जल की अगर बात करें तो जल की या जो स्थल का जो प्रभाव है, स्थल की एक इकाई की मात्रा के तुलना में जल की एक इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो स्थल की एक इकाई की मात्रा के तुलना में जल की एक इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल पर यह प्रक्रिया तेजी से होती है। इसलिए महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर अधिक होता है। चौथा है समुद्री धाराएं। इन धाराओं का निकटवर्ती स्थलीय भागों के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। गर्म सागरीय धाराएं समुद्र तटीय प्रदेशों के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के फलस्वरूप तापमान में गिरावट आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो गर्म समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समस्त पश्चिमी यूरोपीय भाग को शीतकाल में भी अपेक्षाकृत जो है उच्च तापमान प्रदान करता है, जिससे उनके बंदरगाह वर्ष भर सालों भर खुले रहते हैं और मौसम जो होता है वहां पर सुहाना हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी बेंगुएला धारा और तटीय भाग के तापमान में कमी लाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रचलित पवनें। ठंडी पवनें तापमान में तीव्र गिरावट लाती हैं। जो ठंडी पवन होती हैं ये टेम्परेचर में गिरावट लाती हैं, जबकि गर्म पवनें तापमान में क्या करती हैं? वृद्धि कर देती हैं। जैसे मिस्ट्रल पवन फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देती है, जबकि चिनूक पवन शीतकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे बर्फ पिघल जाती है। इसके बाद वायुमंडल का शीतलन और उष्मन। वायुमंडल का शीतलन और उष्मन के बारे में अगर बात करें तो सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आती है और पार्थिव ऊर्जा में बदल जाती है। फिर यही पार्थिव ऊर्जा वायुमंडल के ताप का निर्धारण करती है। जब यह पार्थिव ऊर्जा ज्यादा होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसके कम होने पर वायुमंडल ठंडा हो जाता है। वायुमंडल के तापमान परिवर्तन या उसके शीतल और गर्म होने की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित 4 तत्वों का योगदान होता है। ये जो 4 तत्व हैं, पहला है चालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन, कन्वेक्शन यानी संवहन और अभिवहन। तो सबसे पहले जो है चालन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्शन,
इनमें अगर बात करें जो चालन है, इसमें एक अणु स्पर्श के द्वारा दूसरे अणु को गर्म कर देते हैं। चालन के या कंडक्शन का मतलब है एक अणु क्या करते हैं, दूसरे अणु को स्पर्श के माध्यम से गर्म कर देते हैं। जिस प्रकार लोहे की जो छड़ होता है, एक छोर को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, लेकिन यह दूसरा छोर अपेक्षाकृत पहले वाले छोर की अपेक्षा कम गर्म होता है। यानी जहां पर मान लीजिए ये आग की लौ है और ये छड़ है, यहां पर जितना गर्म होगा यहाँ पे कम गर्म होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में होती है। दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्यातप से गर्म होता जाता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी गर्म होते रहता है। जब धरातल का ताप घटने लगता है तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी जो है घटने लगता है, और इसी क्रिया को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। दूसरा है रेडिएशन, विकिरण। देखिए, बिना किसी माध्यम यानी ठोस या गैस के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। अतः सौर ऊर्जा की विशाल मात्रा जो पृथ्वी पर आती है वापस लौट जाती है, इसी प्रक्रिया का अनुसरण करती है। वायुमंडल में यदि बादल, धूलकण आदि होते हैं तो यह ताप निचली सतह में ही रह जाता है, अन्यथा यह धरातल से, याद रखिएगा, अन्यथा क्या होता है, यह धरातल से बहुत ऊपर चला जाता है। और गर्म मरुस्थलों में आकाश जो है स्वच्छ रहता है। गर्म मरुस्थल प्रदेशों में आकाश स्वच्छ रहता है, इसीलिए विकिरण से प्राप्त ताप बहुत ऊपर चला जाता है और रातें ठंडी प्रतीत होती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल आदि रहते हैं जिससे ताप निचली सतह में ही रह जाता है और गर्मी का ज्यादा अनुभव होता है। संवहन क्या है? देखिए, पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया केवल तरल और गैस में प्रभावी हो सकती है। किसी स्थान की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा रिक्त स्थान को भरने के लिए ठंडी और भारी हवा नीचे आ जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होते रहता है। इसके बाद है अभिवहन। वायु के द्वारा अभिवहन क्या है? तो वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। वायु के द्वारा ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। वायु राशियां पवनों के रूप में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर चलती हैं। ये पवनें अपनी उत्पत्ति स्रोत की विशेषताओं को अपने साथ ले जाती हैं। ये पवनें एक स्थान की ऊष्मा को दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। यदि पवन का उत्पत्ति स्रोत गर्म क्षेत्र है तो वह गर्म क्षेत्र से गुजर रहा है तो अपने साथ गर्मी ले जाएगा, और इसके विपरीत ठंडे क्षेत्रों से आने वाली हवाएं अपने गंतव्य क्षेत्र को ठंडा कर देती है। गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा लू जिन क्षेत्रों से होकर चलती है वहां के तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक इसी प्रकार सिरोको एक प्रकार की गर्म हवा है। सिरोको जो है एक गर्म हवा है जो सहारा रेगिस्तान की गर्मी को, जो सहारा मरुस्थल है, इसके गर्मी को भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ले जाती है, और वायु राशियों की तरह समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का अभिवहन प्रक्रिया से ही स्थानांतरण करती है। दैनिक तापांतर के बारे में अगर बात करें तो दिन के उच्चतम और रात्रि के न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। दिन के उच्चतम और रात्रि के न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। जैसे कि यदि दिन का उच्चतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापमान कितना होगा? 36 में से 30 जाएगा तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। यह होगा दैनिक तापांतर। सूर्योदय के साथ तापमान बढ़ने लगता है और सूर्यास्त के साथ घटने लगता है। दोपहर में यानी 12 बजे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, इसीलिए इसी समय जो है सर्वाधिक गर्मी पड़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी का ज्यादा अनुभव होता है, लेकिन उच्चतम तापमान 2 से 4 बजे तक रहता है। इसका कारण यह है कि सौर ऊर्जा को जो है पार्थिव ऊर्जा में बदलने में जो है समय लगता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो 12 बजे अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है, लेकिन उसके वितरण में या विकिरण में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद ही उच्चतम ताप अंकित होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी और समान रूप में पड़ती हैं, इसीलिए यहां दैनिक तापांतर कम होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है और इससे दैनिक तापांतर भी
क्या होता है, बढ़ जाता है। दैनिक तापांतर की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दैनिक तापांतर की जो पहली विशेषता है, समुद्र के किनारों के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। जो समुद्र के किनारे के जो भाग होते हैं यहां पर दैनिक तापांतर क्या होगा, कम होगा। दूसरा जो विशेषता है कि समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं दैनिक तापांतर बढ़ता जाता है। तीसरी विशेषता है मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। चौथा विशेषता है गर्म और शुष्क मरुस्थलों एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है। और पांचवा विशेषता है यदि आकाश में बादल हो तो भी दैनिक तापांतर कम होता है। वार्षिक तापांतर के बारे में अगर बात करें तो एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो एक वर्ष के जो अधिकतम तापमान है और एक वर्ष में जो न्यूनतम तापमान है इनके बीच के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। जैसे कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान और मई जून में अधिकतम तापमान होता है। जनवरी और मई के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री सूर्य की ओर जो है झुकी हुई है। झुके होने के कारण सूर्य 6 माह उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरायण और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणायन में सीधा चमकता है। इसीलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कर्क रेखा पर जून में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दिसंबर में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे कर्क रेखा पर जून में ग्रीष्म ऋतु और दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत मकर रेखा में अगर बात करें तो मकर रेखा पर दिसंबर जनवरी में ग्रीष्म ऋतु और जून में शीत ऋतु होती है, विपरीत होता है। इन गर्म महीनों के उच्चतम तापमान और ठंडे महीनों के निम्नतम तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर कहलाता है। वार्षिक तापांतर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो पहला विशेषता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है, इससे वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। दूसरा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान ताप रहने के कारण वार्षिक तापांतर कम रहता है। तीसरा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर मतलब कि कम होता है। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है तापमान का अक्षांशीय वितरण। तापमान का अक्षांशीय वितरण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर तापमान के अक्षांशीय वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किन रेखाओं के द्वारा? समताप रेखाओं के द्वारा। यह जो है वह काल्पनिक रेखा होता है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है सागर तल पर। ठीक है, समताप रेखाओं की परस्पर दूरी ताप प्रवणता को बताती है, जिसका अर्थ है तापांतर की तीव्रता समीप स्थित समताप रेखाएं समान मतलब कि तापांतर की ऊंची दर को बताती है। तो तापांतर की तीव्रता समीप स्थित समताप रेखाएं तापांतर की ऊंची दर को बताती है, और यदि समताप रेखाएं दूर दूर हो तो यह तापांतर की धीमी दर को दर्शाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों के अधिक विस्तार के कारण समताप रेखाएं अनियमित और पास पास होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण समताप रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक नियमित और दूर दूर होती हैं। उष्मा बजट क्या है? हीट बजट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उष्मा बजट सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। उष्मा की कुल 100 इकाइयों में 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के पहले ही अंतरिक्ष में यानी वायुमंडल के द्वारा परावर्तित हो जाती है, और इनमें से 6 इकाइयां जो है 6 यूनिट जो है वायुमंडल की ऊपरी परत से परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा, और 27 इकाइयां बादलों की ऊपरी परत से तथा 2 इकाइयां मुख्यतः पृथ्वी की सतह के द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। तो उष्मा बजट का पूरी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सूर्य का जो ताप है किस तरह से कितना यूनिट रिफ्लेक्टेड होता है, अवशोषित होता है, कहां पर कितना जो है मतलब कि जैसे वायुमंडल के द्वारा विकृत होता है, कितना पृथ्वी के द्वारा विकृत होता है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। सौर विकिरण के इस परावर्तित भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं।
सौर विकिरण के इस परावर्तित भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो। शेष 65 इकाइयां जो हैं, 65, 35 के बाद 65 जो है इकाइयां अवशोषित होती हैं। कैसे कैसे? तो 14 इकाइयां वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, 51 इकाइयां पृथ्वी के सतह के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। पृथ्वी के द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पुनः पार्थिव या भौमिक विकिरण के द्वारा जो है लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, जबकि 34 इकाइयां वायुमंडल में प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापीय संवहन व ऊष्मा विक्षोभ, वाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अंततः वायुमंडल भी सौर विकिरण से प्राप्त 14 इकाइयां और पार्थिव विकिरण से प्राप्त 34 इकाइयां यानी कुल 48 इकाइयों को अंतरिक्ष में वापस जो है विकृत कर देता है। पृथ्वी के धरातल पर और वायुमंडल से लौटने वाली विकिरण की इकाइयां 17 और 48 यानी कुल 65 हैं। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाली 65 इकाइयों का संतुलन हो जाता है। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ऊष्मा बजट विसंगति, इसके बारे में अगर बात करें, पृथ्वी के द्वारा लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊर्जा के बजट का संबंध जो होता है ऊष्मा बजट से है। तो पृथ्वी के द्वारा अगर बात करें तो पृथ्वी के द्वारा लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊर्जा यानी प्राप्त ऊर्जा और निष्कासित ऊर्जा के बजट का संबंध ऊष्मा बजट से है। ऊष्मा बजट के संकल्पना के अनुसार पृथ्वी जिस अनुपात में सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है उसी अनुपात में बाह्य अंतरिक्ष में उसे निष्कासित कर देती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। यदि पृथ्वी के द्वारा 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग विकिरण के रूप में होती है तो वायुमंडल के द्वारा 31 इकाइयां, तो पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी की सतह के द्वारा 4 इकाइयों का परावर्तन लघु तरंग और सौर विकिरण के रूप में होता है, जिससे पृथ्वी के अगर बात करें तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शेष अवशोषित 65 इकाइयां विकिरण में से 18 इकाइयों का वायुमंडल के द्वारा और 47 इकाइयों का पृथ्वी के सतह के द्वारा अवशोषण किए जाने के बाद ऊष्मा बजट में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यही ऊष्मा बजट विसंगति कहलाती है। ऊष्मा बजट विसंगति भूमंडलीय ऊष्मन का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्षैतिज या अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी पर सौर विकिरण के द्वारा ऊष्मा की प्राप्त मात्रा और पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा की क्षय की गई मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। तो सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर सौर विकिरण के द्वारा ऊष्मा की जो प्राप्ति या प्राप्त मात्रा है और पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा की जो क्षय की गई मात्रा है सभी स्थानों पर समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें अक्षांशीय भिन्नता मिलती है। सामान्यतः 37.5 डिग्री उत्तर से 37.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र तपाधिक्य का क्षेत्र होता है। वहां पर टेम्परेचर काफी होता है, जहां मतलब अगर बात करें जितना सौर विकिरण प्राप्त होता है उससे कम मात्रा में ऊष्मा का ह्रास पार्थिव विकिरण के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके विपरीत 37.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में सौर विकिरण की जितनी मात्रा प्राप्ति होती है उससे अधिक मात्रा का पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा ह्रास होता है, जिससे यह ताप न्यूनता का क्षेत्र बन जाता है। यदि यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती तो ये क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म व अधिक ठंडे होते चले जाते, परंतु ऐसा नहीं होता है। वस्तुतः सनातनी पवनें व महासागरीय धाराएं विशाल ऊष्मा इंजन का कार्य करती हैं, जो तापाधिक्य के क्षेत्र से न्यून ताप के क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करती रहती हैं। इस प्रकार अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन बना रहता है। तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन, सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। जब कितना पर, तो 1000 मीटर पर यानी 1 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर प्राप्त होता है कितना 6.5 डिग्री की दर से गिरावट आती है। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का यह क्रम उलट जाता है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। शीत ऋतु की लंबी रातों में तीव्र पार्थिव विकिरण के धरातल के निकट की जो वायु होती है ऊपरी भाग के वायु के तुलना में ठंडी हो जाती है। तो धरातल के निकट की जो वायु होगी ऊपरी भाग की वायु की तुलना में ठंडी मतलब मिलेगी। तापमान प्रतिलोमन की यह दशा स्वच्छ आकाश, शुष्क हवा और मंद समीर की स्थिति में अधिक प्रभावी हो जाती है।
यह घने कोहरे के लिए उत्तरदायी होती है। तापमान के व्युत्क्रमण से उत्पन्न होने वाला कोहरा यातायात व्यवस्था में प्रायः बाधा उत्पन्न करता है और यही कारण है कि जाड़ों में परिवहन में कोहरे के कारण दुर्घटना होने की अधिक संभावना रहती है और यातायात में बाधा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर को देखिए, अंतर पर्वतीय घाटियों में तीव्र पार्थिव विकिरण के कारण प्रायः ऐसा होता है कि जाड़ों के जो समय होता है, जाड़ों के रात्रि में, जाड़े के मौसम में जब रात्रि होता है तो रात्रि में पर्वतीय ढलानों के ऊपरी भाग पार्थिव विकिरण के कारण तेजी से ठंडे हो जाते हैं और उसके संपर्क में आने वाली वायु भी, जो हवा होती है, वो भी ठंडी हो जाती है। इसके उल्टा क्या होता है कि घाटी की तली में विकिरण से अपेक्षाकृत कम उष्मा ह्रास होता है। इस कारण यहां तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है और संपर्क क्षेत्र की वायु भी थोड़ा क्या होता है, गर्म रहती है। इसके बाद अगर बात करें तो पर्वतीय ढलान की ठंडी और भारी वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसककर घाटियों में भर जाती है। इन पर्वतीय हवाओं को किटाबेटिक पवन कहा जाता है। किटाबेटिक, ये किटाबेटिक हवाएं घाटी की तली के तापमान को कम कर देती है। इसके विपरीत घाटी की तली की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा यह एक एनाबेटिक पवन के रूप में जो है जाना जाता है। इस प्रकार ऊपरी भाग में गर्म और निचले भाग में ठंडी वायु होने के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे घाटी में कोहरा छाया रहता है और पाला पड़ने की आशंका भी रहती है। तापमान के व्युत्क्रमण के कारण ही अंतर पर्वतीय घाटियों में बस्तियां और खेत ढालों के ऊपरी भागों पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जापान के सुआ बेसिन में सहतूत की बागवानी और भारत में सेव की बागवानी पर्वतीय ढलानों की या ढालों के निचले भाग में नहीं की जाती है। हिमालय क्षेत्र में पर्यटनों के लिए, जो पर्यटक होते हैं, इनके लिए विश्राम स्थल और होटल ढालों के ऊपरी भागों पर ही स्थित है। जो हिमालय क्षेत्र में जो पर्यटकों के लिए जो विश्राम स्थल या जो होटल होता है वो ढालों के ऊपरी भाग पर ही स्थित होता है, परंतु कभी कभी तापमान प्रतिलोमन से उत्पन्न होने वाला कोहरा लाभदायक भी होता है। जैसे कि ब्राजील व यमन की पहाड़ियों में कोहरे के कारण कहवे की फसल का सूर्य की तीखी किरणों से बचाव हो पाता है। तापमान विसंगति के बारे में अगर बात करें तो किसी अक्षांश के औसत तापमान एवं उसी अक्षांश पर अवस्थित किसी स्थान के औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। तापमान विसंगति किसे कहते हैं? तो किसी अक्षांश के औसत तापमान और उसी अक्षांश पर अवस्थित किसी स्थान के औसत तापमान के अंतर, इन दोनों के बीच के अंतर को तापमान विसंगति कहते हैं। जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो तापमान विसंगति ऋणात्मक होती है। इसके विपरीत जब किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक रहता है तो तापमान विसंगति धनात्मक होती है। गर्मियों में महाद्वीपीय भागों में धनात्मक और महासागरीय भागों में ऋणात्मक तापमान विसंगति देखी जाती है। इसका मुख्य कारण है स्थल भाग का अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में ऐसी स्थिति देखी जाती है। शीत ऋतु में महासागरीय भागों में धनात्मक और महाद्वीपीय भागों में ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है। ऐसा उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई माह में देखी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के विस्तार के कारण तापमान की अधिकतम विसंगति पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह न्यूनतम रहता है। इसके बाद रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उसे उष्मा ले, परंतु उसके आयतन में परिवर्तन के कारण ताप बदल जाए तो इसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जब वायु जो है गर्म हो जाती है तो गर्म होने के कारण जब ऊपर उठती है तो वायुमंडलीय दबाव में कमी होने के कारण उसके आयतन में वृद्धि से उसके प्रति इकाई उष्मा में कमी आती है और इस प्रकार आरोही वायु क्रमशः फैलती है, ठंडी होती जाती है और यह दर 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर पर होती है और इस ताप ह्रास दर को रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई वायु नीचे उतरती है तो वायुदाब में वृद्धि होने के कारण उसके आयतन में कमी आने से उसके प्रति इकाई उष्मा में वृद्धि होती है, जिसे रुद्धोष्म ताप वृद्धि दर कहते हैं। इससे आरोही या अवरोही वायु के तापमान में परिवर्तन के बावजूद उसकी उष्मा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी दो प्रकार हैं, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। शुष्क जो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है, इसके बारे में अगर बात करें
तो देखिए, किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने या नीचे उतरने पर उसके तापमान में एक निश्चित दर से परिवर्तन होता है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन जो है, किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने या नीचे उतरने पर उसके तापमान में एक निश्चित दर से क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसे ही शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर या 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। यह वायु के सामान्य ताप पतन दर से भिन्न है, क्योंकि वायु की सामान्य पतन दर वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान का सामान्य अंतर होती है। आर्द्र रुद्धोष्म में जो ताप परिवर्तन है, इसके बारे में अगर बात करें तो वायुमंडल में ऊपर उठते समय संतृप्त वायु राशि जिस दर से ठंडी होती है उसे आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। संतृप्तावस्था के पूर्व वायु राशि शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से ठंडी होती है, परंतु जैसे ही संघनन की क्रियाएं प्रारंभ होती है, संघनन की गुप्त उष्मा के कारण उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। संतृप्त वायु राशि के नवीन ताप ह्रास दर को आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या मंदित रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर या 3.3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। इसके बाद हीट आइलैंड क्या है, उष्मा द्वीप क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, औद्योगिक नगरों और महानगरों का जो तापमान होता है वो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। जो औद्योगिक नगर या महानगर हैं, इनका जो टेम्परेचर होगा वहां के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होगा। यहां पक्के मकान, सड़क आदि निर्मित क्षेत्रों की अधिकता और वनस्पतियों के अभाव के कारण पार्थिव विकिरण अधिक होता है, जो नगरीय वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। इससे नगर का तापमान बढ़ जाता है और इन अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगरों को ही उष्माद्वीप कहा जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में वायुमंडलीय दाब और पवन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक जो है पीडीएफ नहीं लिया है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।